1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट सैमुअल स्मिथीमैन ने बहुत अजीब सा एडवर्टाइजमेंट छपवाया था लॉस एंजलिस के कई न्यूज़पेपर्स में। वो अपनी रिसर्च के लिए रेपिस्ट को ढूंढ रहे थे। वो अपने फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे थे, पर श्योर नहीं थे कि कोई कॉल भी करेगा या नहीं। पर अंत में करीब 200 लोगों ने कॉल किया उनको, जिसमें से थे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था, एक पेंटर जिन्होंने अपने जान पहचान के आदमी की बीवी का रेप किया था, और कई और लोग। उन्होंने इनमें से करीब 50 लोगों का इंटरव्यू किया था और एक पेपर पब्लिश किया। और इन इंटरव्यूज के जरिए जो उनको फाइंडिंग्स मिली वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी मधुमिता पांडे की फाइंडिंग से, जिनके बारे में उन्होंने 2 साल पहले रिसर्च किया था। मधुमिता पांडे 22 साल की थी जब उन्होंने पहली बार तिहाड़ जेल में कदम रखा था एक कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू किया तिहाड़ जेल में। मधुमिता पांडे और सैमुअल स्मिथीमैन की ये रिसर्च बहुत ही रेयर है और हमें ये समझाती है कि एक रेपिस्ट कैसे सोचता है। रेपिस्ट की मोटिवेशन और थिंकिंग को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे पर तो बात हो ही नहीं रही। हैदराबाद केस के सामने आने के बाद बस 2 चीज़ों पर ही फोकस है कि अक्यूज को क्या पनिशमेंट दे देनी चाहिए, जैसे हमने रिसेंटली देखा, और महिलाएं क्या कर सकती हैं रेप्स को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे हैदराबाद रेप केस के बाद तेलंगाना पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू करी, ऑलवेज वेट इन क्राउडेड एरियाज, डोंट हेजिटेट टू कॉल द पुलिस। इंडिया में ज़्यादातर फोकस विक्टिम पर होता है, रेपिस्ट पर नहीं। और साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस के जर्नल के एडिटर भी इस बात से सहमत हैं कि हम रेप को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम रेपिस्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेपिस्ट के क्या मोटिवेशंस होते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं और इस चीज़ के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पांडे और स्मिथीमैन की रिसर्च में 2 चीज़ें कॉमन थी। हर भयानक रेप के बाद मीडिया और हम कई बार रेपिस्ट को बोलते कि वो एक राक्षस थे, जानवर थे, एक दरिंदे थे, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता, एक जानवर ही कर सकता है। पर कई रिसर्चर्स कहते हैं कि जब उन्होंने रेपिस्ट से बात करी तो वो बड़े ही आम आदमी जैसे साउंड कर रहे थे। स्मिथीमैन ने कहा कि वो चौकन्ने हो गए थे ये जानकर कि कई कन्विक्टेड रेपिस्ट उनसे बड़े ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। पांडे ने कहा कि अपनी बातचीत के दौरान कई बार उनको तो रेपिस्ट पर दया आने लगी, वो भूल गई थी कि उन्होंने क्या किया है। एक कनेडियन रिसर्चर जिन्होंने ऐसे अपराधी से बात करी जिसने कई लड़कियों का रेप किया था और मर्डर किया था, उन्होंने भी यही बात करी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके क्राइम्स को जस्टिफाई किया जा रहा है, पर इसका मतलब ये है कि हमें रेपिस्ट को समझना ज़रूरी है, तभी हम इस रेप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि ज़्यादातर रेपिस्ट कुछ पछतावा नहीं करते और वो ये भी नहीं मानते कि उन्होंने कोई रेप किया। मेरी कॉस, एक प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ने ये कहा कि जब वो रेपिस्ट से पूछती हैं कि क्या उन्होंने ज़बरदस्ती करी तो उस क्वेश्चन को हाँ करते हैं, पर जब वो ये पूछती हैं कि क्या उन्होंने रेप किया तो उस क्वेश्चन को वो मना कर देते हैं। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि वो लोग जिन्होंने सेक्स स्लेव्स रखे हैं एक वॉर के दौरान, वो भी इस बात को कबूल नहीं करते। मधुमिता पांडे कहती हैं कि रेपिस्ट रियलाइज़ ही नहीं करते कि जो उन्होंने किया है वो रेप है। उनकी कोई रेप की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस बात को नकारने के अलावा कई रेपिस्ट उस इंसिडेंट का दोष विक्टिम पर डालते हैं। मधुमिता पांडे ने कहा कि कई रेपिस्ट अपने आप को समझा लेते हैं कि जो एक्चुअल में हुआ था वो रियलिटी से बहुत डिफरेंट है। इस चीज़ को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है और ये हमने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर में भी देखा था। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक और उदाहरण है। एक 49 ईयर ओल्ड रेपिस्ट जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था, उसने मधुमिता पांडे को एक इंटरव्यू में बोला कि वो 5 साल की लड़की उसको भड़का रही थी, उसका और उसकी माँ का खराब चरित्र था और इस लड़की को एक सबक सिखाना ज़रूरी था। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। रेपिस्ट ये मान सकते हैं कि एक आदमी की ज़रूरतें ज़्यादा मायने रखती हैं, कि जो विक्टिम थी वो ऐसी चीज़ मांग रही थी और जो आदमियों की सेक्स की ज़रूरतें होती हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जानने के लिए कि क्या दूसरे मुजरिम भी अपने विक्टिम को ब्लेम करते हैं या नहीं, मधुमिता पांडे ने 65 मर्डर कन्विक्ट्स का इंटरव्यू किया तिहाड़ जेल में ही, और उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट था। वो विक्टिम को नहीं बल्कि अपने आप को ब्लेम करते थे, जबकि रेप कॉन्विक्ट्स विक्टिम को ब्लेम करते थे। पांडे कहती है कि इस डिफरेंस के पीछे एक कारण हो सकता है कि एक मर्डर केस के बाद कोई बॉडी नहीं होती, विक्टिम मौजूद नहीं होता, इसलिए शायद जो दोषी होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी रेपिस्ट सॉरी नहीं फील करता,
पर उनके हिसाब से ज़्यादातर अपने विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। और जब वो अफसोस महसूस भी करते हैं तो वो गलत चीज़ के लिए महसूस करते हैं। जैसे जिस 49-year-old रेपिस्ट की हम बात कर रहे थे, उसने कहा था कि मैंने उस 5 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब वो वर्जिन नहीं है, कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए जब मैं बाहर आऊँगा जेल से मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो हमें बताता है कि उस रेपिस्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है रेप और कंसेंट के बारे में। वो उस लड़की के ऑनर पर फोकस कर रहा है, ना कि उस टॉर्चर पर जिससे वो लड़की गुजरी होगी। अब चाहे ये ऑब्जर्वेशंस कई सारे रेपिस्ट पर अप्लाई करती हो, पर किस कारण की वजह से वो रेप करते हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक साइड पे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल या फिर एवोल्यूशनरी रीजंस की वजह से मेन विमेन का रेप करते हैं। इस बायोलॉजिकल रीजन के पीछे एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है पुरुषों की, जिससे उनका स्पर्म स्प्रेड आउट रहे और उनका वंशवाद जारी रखे। अगर आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं तो उसका मतलब ये भी है कि हर पुरुष में सेक्सुअल वायलेंस की क्षमता होती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सेक्सुअल वायलेंस सोसाइटल, कल्चरल या फिर पूरे मैन मेड रीजंस की वजह से ही होता है। अगर आप ये मानते हैं कि रेपिस्ट राक्षस या फिर जानवर होते हैं तो आप बायोलॉजिकल थ्योरी में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि एक रेपिस्ट अपनी सराउंडिंग की वजह से बनता है तो आप ये सोसाइटल या फिर कल्चरल थ्योरी में बिलीव करते हैं। अब जो बायोलॉजिकल थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा रेप्स क्यों होते हैं और कुछ में कम, क्योंकि अगर रेप और सेक्सुअल वायलेंस एक नेचुरल चीज़ है तो सारी ही कंट्रीज़ में सेम रेप रेट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसलिए अगर ये बायोलॉजिकल थ्योरी कुछ हद तक सच भी हो, सेक्सुअल वायलेंस को कल्चरल थ्योरी के बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही थ्योरीज अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप के रेपिस्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट होते हैं जो रेप करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स के हिसाब से, जैसे जब कोई महिला कंसेंशुअल सेक्स करने से मना कर देती है, या फिर जब वो ये रियलाइज करते हैं कि कोई महिला या फिर उनका परिवार रेप के बाद कुछ नहीं करेगा, इसलिए इस केस में फिर सोसाइटल फैक्टर्स ज़्यादा मायने रखते हों। फिर है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट जिनको सेक्सुअल वायलेंस से सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि इधर शायद बायोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर इतनी रिसर्च नहीं की गई है, पर सोसाइटल फैक्टर्स को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके लिए उपाय है। और पहला उपाय ये है कि हमें ये मानना होगा कि हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, पर अगर हम रेपिस्ट को एक राक्षस या फिर जानवर बुलाएंगे तो उससे सारा दोष बस रेपिस्ट पर चले जाता है और हमारी सोसाइटी पर नहीं, बल्कि फोकस हमारे सोसाइटी पर होना चाहिए और हमारी सोसाइटी की प्रैक्टिसेस पर होना चाहिए। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डेथ पेनल्टी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है। ये बस एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो पब्लिक को सेटिस्फैक्शन दे देता है पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता। जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था निर्भया के 2012 के रेप के बाद, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि डेथ पेनल्टी कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इस प्रॉब्लम का कोई एक गोल्डन सोल्यूशन नहीं है। हमारी सोसाइटी को कोई एक आदमी या फिर एक दिन में बदला नहीं जा सकता। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा स्कूल है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, जो मूवीज़ हम देखते हैं। और जब तक हम इन सारी चीज़ों को बदलते नहीं हैं तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। अभी भी कई बार लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, और जब वो बड़ी हो भी जाती हैं तो लड़कियों और लड़कों के बीच में एक अंतर होता है। रिसर्च के हिसाब से लड़कियों की अपनी क्षमता से हाइट कम इसलिए है क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है लड़कों को, और सारी रिसोर्सेज परिवार की लड़कों की तरफ ही जाती हैं। लड़कियां इतनी शामिल भी नहीं हमारी वर्कफोर्स में। इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना होगा, लीगल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा और पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म करना होगा। हमें नेशन वाइड कैंपेन्स करने होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2013 में किया था एक शॉर्ट फिल्म रिलीज कर जिसका नाम था कोमल, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करती थी। 4 रेप अक्यूज को एक इनकाउंटर में मारना बहुत आसान है, मुश्किल है 122 रेप कन्विक्ट्स का इंटरव्यू करना, जैसा मधुमिता पांडे ने किया, ये जानने के लिए कि रेप की जड़ क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है।